conductor and a current through it, let us explore with an activity. यहाँ पे बोल रहा है कि कोई रिलेशनशिप होता है क्या पोटेंशियल डिफरेंस का और कंडक्टर एंड करंट का। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज और करंट, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? इसी के बारे में हम लोग इस कॉन्सेप्ट में ओम्स लॉ, जो कि साइंटिस्ट का नाम है, इसमें एक्सप्लोर करेंगे। एक एक्टिविटी से अंडरस्टैंड करते हैं, सर्किट सेटअप करते हैं जो नीचे फिगर में दिखाया है। इसके अंदर एक नाइक्रोम वायर लगा हुआ है। उस नाइक्रोम वायर को मैंने पॉइंट्स दे दिए एक्स और वाई। देखो ये है एक्स एंड दिस इज वाई। ये नाइक्रोम वायर है। जो नाइक्रोम वायर होता है वो बहुत अच्छा रेजिस्टिविटी होता है। तो रेजिस्टिविटी का मतलब क्या था? रेजिस्टिव का आर से रिप्रेजेंट करते ऐसी चीज स्टॉप करती है किसको? करंट को फ्लो होने में। उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, राइट। और नाइक्रोम वायर वन ऑफ द बेस्ट रेजिस्टेंस। उसका जो लेंथ है वो 0.5 मीटर है। सॉरी लेंथ है वो है नाइक्रोम का, और 0.5 मीटर एमीटर का लगाया गया है। वोल्टमीटर लगाया गया है और 4 सेल लगाए गए 1.5 वोल्ट के, राइट। तो 4 सेल। फिर नाइक्रोम वायर इज अनअलॉय। अब नाइक्रोम वायर किससे बना होता है? ये निकल, क्रोमियम और मैग्नीज एंड आयरन के मेटल को जब मिक्स करते हैं ना, तो ये नाइक्रोम बनता है, ठीक है। एक अच्छा रेजिस्टिविटी करंट के फ्लो को ही रोकता है। चलो, डायग्राम में जो जो चीजें दी है वो हम लोग ने पढ़ लिया है कि इसके अंदर जो बैटरीज लगी है, तो ये है हमारी बैटरी। बैटरी को हम ई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, पर यहाँ पर वी दिया हुआ है क्योंकि ई इज इक्वल टू वी होता है, क्योंकि ये बैटरी ही हमें पोटेंशियल देती है, ताकत देती है, जिससे चार्ज इसके अंदर इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करते हैं। करेक्ट श्रद्धा? अब क्या होगा कि मैं बैटरी में, देखो एक लाइन बिग है, एक स्मॉल लाइन है। जो बिग लाइन होती है उसको पॉजिटिव चार्ज, और जो स्मॉल लाइन होती है वो सेल की नेगेटिव चार्ज होती है। यहाँ पे एक से ज्यादा सेल लगे और डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट की गई है। ये डॉटेड लाइन ये बता रही है कि एक बार में एक सेल की चेकिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम सेल को बढ़ाते जा रहे हैं। ओके, चलिए एक सेल से चेकिंग कर रहे हैं क्या डिफरेंस आ रहा है, 2 सेल लगाया तो क्या डिफरेंस आया। मतलब पावर जब बढ़ाई गई, क्योंकि जितनी बार हम सेल ऐड करेंगे उतनी बार उस सेल की ताकत बढ़ते जाएगी। एक सेल दूसरे सेल के साथ मिक्स होके अपने पावर को बढ़ाएगा, राइट। अगर एक 1.5 वोल्ट है तो दूसरा भी 1.5, दोनों मिलके एडिशन होंगे। एडिशन में कितना आएगा? 3 वोल्ट। बढ़ गया ना। अब ये जो चार्ज है करंट, जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो बीच में उसको एक बैरियर मिलेगा। ये बैरियर क्या है? रेजिस्टेंस है। ओके, रेजिस्टेंस क्या काम करता है? तो इसकी जिगजैग लाइन ही बताती है कि यहाँ से करंट एकदम स्मूथली आ रहा था। मान लो तुम अपने मुंबई से हम लोग गाँव जा रहे हो, तो तुम्हारा गाँव किधर है श्रद्धा? हेलो, तुम्हारा गाँव किधर है? अरे कंफर्म कर रहा हूँ मैं, मुझे पता है, तो बता दो अंदाजे से, ठीक है। चलो मैं मान लेता हूँ तुम्हारा गाँव है गोवा, ठीक है। गोवा में, अब तुमको गोवा जाना है तो तुमको पता है ओल्ड गोवा हाईवे भी है, न्यू गोवा हाईवे भी है, बरोबर। अब वहाँ गोवा में भी तुम्हारा गांव एकदम विलेज में, तो ऐसे में क्या होएगा? जब तक तुम हाईवे पे चलते रहोगे गाड़ी एकदम मस्त चलते रहेगी, है ना। तुम लोग एंजॉय करते रहोगे, पीछे तुम और वासु बैठे रहेंगे, वासु सोता रहेगा हमेशा की तरह, तुम एंजॉय करते रहोगे। तो जैसे जैसे जाएंगे, तो जैसे विलेज पहुंचेंगे तो वहाँ की रोड खराब रहती है ना, ऐसा खड़बूड़ा रहेगा। तो जैसी गाड़ी वहाँ पे, तुम्हारी गाड़ी फास्ट चल सकती है रोड पे, तो मान लो तुम 90 की स्पीड पे जा रहे थे, 90 किलोमीटर, पर जैसे खड़बूड़ी रोड आएगी तो गाड़ी को वही स्पीड पे चलाओगे। हाँ चलता, गाड़ी की स्पीड कम करेंगे ना, वरना गाड़ी खराब हो जाएगी, बरोबर। तो कितनी स्पीड कर देंगे? 20 की स्पीड कर देंगे, क्योंकि बासु भी सो रहा है, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, बरोबर। तो 20 की स्पीड, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस आया इसलिए स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। तो मान लो कार की ये जो स्पीड है वो करंट है, ओके, और ये जो ऑब्स्टिकल है वो करंट के फ्लो होने का रास्ता है। जैसे ऑब्स्टिकल आया तो करंट की जो स्पीड क्या हो गई? स्लो हो गई। तो बिल्कुल उसी तरह से किसी वायर के अंदर एक ऐसी चीज डालते हैं जिससे करंट के फ्लो में रुकावट है, उसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है? गांव की खड़बुड़ी रोड, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा रेजिस्टेंस क्या है। तो ये रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर लेंथ तक रहती है। जैसे तुमने देखा आजकल गूगल मैप में आने लगा है कि ऐसा हम लोग हाईवे देखते हैं ना, जैसे मीरा भाईंदर हाईवे में ट्रैफिक है तो ऐसे ऐसे करके वो हिस्से पे रेड कर देता है ना, इसी होता है ना, और बाकी हिस्सा नॉर्मल दिखाता है। बोलने का मतलब क्या है कि ये हिस्से में ज्यादा ट्रैफिक है, राइट, राइट ना। तो ये क्या रुकावट क्या होती है? ये ट्रैफिक की एक्चुअली रेजिस्टेंस है। अब इस रुकावट में जो करंट का वोल्टेज है, मतलब ये जो वोल्टेज में क्या फर्क आया वो देखना है।
जारी बात है, ये अब जब गाड़ी स्पीड चल रही थी तो करंट भी ज्यादा था, वोल्टेज भी ज्यादा था जो पोटेंशियल चार्ज भेजा जा रहा था। पर जब गाड़ी स्लो हुई तो उसके वोल्टेज में भी तो फर्क आया होगा उसके साथ साथ, राइट ना। इंजन भी तो स्लो हुआ है, मान लो इंजन वोल्टेज है, गाड़ी की स्पीड करंट है, तो गाड़ी की स्पीड स्लो हुई तो वोल्टेज भी तो स्लो हुआ होगा, राइट। तो इसमें मैंने वोल्टेज को यहाँ पे लगा दिया इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में, ये चेक करने के लिए कि रेजिस्टेंस में, सॉरी, करंट में कितना रुकावट आई है इस रेजिस्टेंस से, अंडरस्टूड। उसके बाद मैंने बाद में नॉर्मल वायर पे एक एमीटर, एमीटर में कहीं पे भी लगा सकता हूँ, इधर भी लगा सकता हूँ। इसका काम क्या है, करंट चेक करना, ये जो करंट का फ्लो है ना वो कैसे है। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड है, एक वोल्टेज आया, एक एमीटर आया। वोल्ट मीटर का काम क्या है, वोल्टेज कैलकुलेट करने का, एमीटर का काम क्या है, करंट कैलकुलेट करने का। क्वेश्चन ये है कि वोल्ट मीटर और करंट में फर्क क्या आता है। वोल्टेज पावर को बताता है और करंट स्पीड को बताता है, समझ में आया। एक और अच्छे एग्जाम्पल, वोल्टेज क्वांटिटी को बताता है और करंट वो चार्ज कितनी तेजी से उसमें से फ्लो हो सकते हैं वो चीज को बताएगा, समझ में आया। अगर वोल्टेज ज्यादा तो जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन ज्यादा, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा दैट मीन्स करंट ज्यादा। और वो कितनी देर जोर से दौड़ेंगे वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, कि वोल्टेज को ही तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा पावर, उतनी जोर से फेंकेगा वो करंट को, राइट, उतनी ज्यादा स्पीड रहेगी। इसलिए वोल्टेज और करंट हमेशा एक दूसरे के लिंक में रहते हैं। अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो उस चीज के अंदर करंट भी बढ़ेगा। तो मान लो एक कार है, उसका इंजन को मान लो वो क्या है, उसका इंजन वोल्टेज है, जितना ज्यादा इंजन को बढ़ाओगे बराबर स्पीड, उतनी ज्यादा गाड़ी भी तेजी से भागेगी, राइट। तो इंजन गाड़ी की स्पीड पे निर्भर करता है कि नहीं, गाड़ी कितनी स्पीड में भागेगी, इंजन उतना तुम जोर से चलाओ उसको, उतना ज्यादा तुम एक्सीलेटर दो ताकि इंजन पे लोड आए, उतनी गाड़ी तेजी से भागेगी। आई अब समझ में आ गया कुछ रहता है तुम्हें। फर्स्ट यूज ओनली वन सेल एज अ सोर्स इन द सर्किट। पहले हम लोग एक ही सेल यूज करेंगे, नोट द रीडिंग एट द, और एक सेल पे जब ये रुकावट से जाएगा तो ये चेकिंग करेंगे कि कितना ये बर्दाश्त किया। जैसे देखो आज के टाइम पे बहुत सारी गाड़ी आ गई, बैटरी वाली कार भी आती है, ओमनी भी आती है, नैनो कार गाड़ी भी आती है। तो हम लोग नैनो गाड़ी क्यों नहीं लेते, तो उसका प्रॉब्लम है, जो नैनो कार है वो हिल पे नहीं चल पाती है, उसका जो इंजन है वो वीक है, 3 स्ट्रोक इंजन ही है, ठीक है। पर वही जगह जो दूसरी है मर्सिडीज है वो गाड़ी चल लेती है। तो इसका मतलब क्या है, मान लेते कि एक सेल हमारी टाटा नैनो गाड़ी है। अब जैसे टाटा नैनो गई तो वो ऑब्स्टिकल पार कर रही है पर बहुत स्लो पार कर रही है, तो उसकी मान लो रीडिंग हमको कम ही मिलने वाली, राइट। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा बढ़ा दूंगा। अब रिक्शे पे आ गया, अब रिक्शा नैनो से तो लाख दर्जे अच्छा ही है, राइट, मुंबई रिक्शा है ना। तो अब रिक्शा थोड़ा स्पीड में निकलेगा, तो जारी बात है मैं थोड़ा और सेल बढ़ाऊंगा तो रिक्शा बन जाएगा, और सेल बढ़ाऊंगा तो अच्छी अच्छी गाड़ी बनेगी। नहीं तुम सेल बढ़ा रहे तो इंजन बढ़ा है। इंजन कौन सी गाड़ी में ज्यादा होता है, जो गाड़ी महंगी होती है, राइट ना, मर्सिडीज वगैरह। तो इंजन ही तो हमारा क्या है, वोल्टेज है जो बैटरी से आ रहा है और वही करंट को बढ़ा रहा है। अगर पता चले मान लो इंजन बहुत स्ट्रांग है तो तुम खड़बड़ी रोड पे भी तुम गाड़ी स्पीड में चला सकते हो, बरोबर ना, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारी गाड़ी में सस्पेंशन लगा हुआ है, A1 है, BMW है तुम्हारी गाड़ी, तो तुमको कोई इश्यू होगा रेजिस्टेंस का, ज्यादा नहीं रोक पाएगा रेजिस्टेंस फिर, राइट। तो यहाँ पर वही चीज को लिखा है, नेक्स्ट कनेक्ट टू सेल इन द सर्किट एंड नोट द रिस्पेक्टिव। अब बोला दो सेल को कनेक्ट करो, फिर वापस से रीडिंग चेक करो, एमीटर वोल्ट मीटर की क्या डिफरेंस आ रहा है। बोला रिपीट करो ये प्रोसीजर को, देखो वोल्टेज और करंट में क्या डिफरेंस आ रहा है। यानी हम यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वोल्टेज करंट देख रहे। तो मान लेते जब एक सेल रखा था, एक सेल रखने पे तो मैं मान लो 2 आई और वोल्टेज आ गया मान लो 4 आया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट में तुमको 4 आया, यहाँ पे आया 6, 5 आया, यहाँ पे आया 8, 8 आया, यहाँ पे 10 मान लो। तो ये जो है दोनों एक साथ ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि रेशियो अगर मैं निकालूं तो सबका रेशियो 1/2 1/2 अप्रोक्सीमेटली सबका सेम ही वो रेशियो आएगा, राइट। 1/2 मतलब 0.50, राइट, काफी हद तक सेम रहेगा। जब मैं एवरेज निकालूंगा तो मुझे 0.5 ही आएगा। तो इस समय को क्या समझ में आ रहा है कि दोनों एक दूसरे से लिंक करके बढ़ रहे, राइट ना। देखो अलग नहीं है, अगर मैं बोले ये 2 है सर, ये तो 4 है, ये दोनों सेम कैसे हुए, तो ये सेम ही है यार, दोनों अलग नहीं है। ये रेशियो के हिसाब से देखो। अभी मान लो घर में तुम हो, तुम्हारी मम्मी है, डैडी है, अभी मैं बात करूँ तो वासु और डैडी ज्यादा खाना खाते होंगे, और तुम्हारी बात करो तो मान लो तुम 2 का रेशियो खाते हैं और वासु 4 लोग का रेशियो खाते हैं, तो देखा जाए तो दोनों इक्वल रेशियो में खाना खा रहे हैं। तुम्हारा वो रेशियो तुम्हारे लिए इनफ है और ये 4 रेशियो इनके लिए इनफ है, समझ में आया। तो 2 तुम्हारे लिए इनफ है, 4 इनके लिए, मतलब ये 2 इनके लिए इनफ नहीं है, 2 इनके लिए कम पड़ जाएगा, समझ में आया। तो 4 रेशो और 2 रेशो बराबर हुआ ना, जो तुम्हारा 2 रेशो है वही उनका 4 रेशो है, मतलब ये इस तरह से बराबरी हो रही है।
मतलब तुम्हारा पेट 2 से भरेगा तो वही पेट उनका 4 से भरेगा, 4 रोटी खाने से। समझ में आया? ये चीज के हिसाब से इसको रेशियो के बेस पर इसको इक्वल बोला गया। फिर इसके बेस पे ग्राफ बनाएंगे, तो एक साइड में वोल्टेज, एक साइड पे करंट ले लेंगे। अब हमें पता है लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो करंट बढ़ता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ता है। सारे नंबर लिख देंगे, यहाँ पे पॉइंट में नंबर लिखा है, हम पॉइंट हटा के भी अच्छे से नंबर लिख सकते हैं। हम क्या ऑब्जर्व करें, एक पे तुम्हें 4 की रीडिंग मिल रही है तो तुम ऐसे पॉइंट बनाओगे और एक स्लोप लाइन बनेगी। ये स्लोप लाइन ब्लू क्या बता रही है कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा देखो दोनों इक्वल नहीं है, जितना ये हिस्सा गैप है उतना ही गैप इधर पे से भी है। अगर दोनों साइड का गैप इक्वल है तो इसका मतलब जो वोल्टेज और करंट है वो इक्वली बढ़ रहा है। समझ में आया? कांस्टेंट बढ़ रहा है, मतलब जितना आप करंट बढ़ा रहे हो उतना ही वोल्टेज बढ़ रहा है, तभी ऐसा ग्राफ बनता है। ओके, इसको लीनियर ग्राफ भी बोलते हैं मैथ्स के मुताबिक। तो इसके बारे में तुमने लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल में पढ़ा होगा। इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आ रहा है कि वोल्टेज और करंट का रिलेशन है। ग्राफ में जो लाइन है वो स्ट्रेट पाथ से हो रही है, स्ट्रेट पाथ लाइन ये जाहिर करती है कि वोल्टेज जितना बढ़ा उसी के साथ साथ करंट भी बढ़ रहा है। इसकी जानकारी 1827 में जनरल फिजिक्स जॉर्ज साइमन ओम्स ने निकाली 1787-1854 में। इसने क्या देखा, एक रिलेशनशिप पता किया कि आप किसी करंट को बढ़ाना है तो बहुत ही आसान है उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दो। तो किसी पर्सन, अगर मैं रियल लाइफ से एग्जांपल दूं तो मैं ये बता सकता किसी पर्सन की कितना एक्टिव है, फिजिकल कितनी तेजी से भाग सकता है, वो डिपेंड करता है उसके अंदर का पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो अंदर से हेल्दी है तो वो ज्यादा तेज भाग सकता है। इसको एक अच्छी एग्जांपल वायरस से लेते हैं। अगर कोई बंदा है, जैसे आज के टाइम पे तो लोग बाहर से हेल्दी दिखते हैं, जैसे बॉडी रहती है ना, बॉडी बिल्डर ऐसे रहेंगे, पर इंटरनली बहुत कमजोर रहते हैं, है ना। मतलब कुछ भी काम देंगे ना, चल भाग के दिखा, तो थक जाते हैं जल्दी। आजकल के बॉडी बिल्डर ऐसे ही है ना। और वो जरा एक पतला लड़का रहेगा, अगर दोनों की फाइट हो जाए तो यही जीतेगा। इसका मतलब क्या है कि बाहरी तो इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है, बाहर से तो ज्यादातर बहुत कम केसेस है आजकल वो सब सप्लीमेंट लेने की वजह से गड़बड़ हो रहा है। इंटरनली अगर तुम स्ट्रांग, मान लो तुम्हारे ऑर्गन्स बहुत स्ट्रांग है तो सारी बात अच्छा, तुमको वायरस की बीमारी होगी और दूसरा तुम बहुत एक्टिव भी रहोगे, कोई भी काम देंगे तो फटाफट करोगे। ये चीज ये बताती है कि तुम बहुत तंदुरुस्त हो, कमजोर नहीं है। बरोबर, वो है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, राइट। अगर तुम एक्टिव, मान लो तुम्हारे इंटरनल जो ऑर्गन है वो स्ट्रांग है, मान लो वो स्ट्रांगनेस है पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे बॉडी की। अब जारी बात उस बेस पर तुम बाहर भी ताकतवर होंगे, जो भी तुमको टास्क मिलेगा तुम फटाफट करोगे, राइट। तो उस बेस, मान लो जो बाहर तुम टास्क कर रहे हो ना फटाफट, वो है करंट। समझ में कैसे रिलेशनशिप पता है? तो इसलिए तो हम लोग बहुत बार बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं पढ़ने बैठती हूँ सर, श्रद्धा ही बोलती है ऐसे कि मैं पढ़ने बैठती हूँ मेरा मन नहीं करता। ये श्रद्धा है, मैंने देखो बनाया कितनी खूबसूरत है ना। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं, अरे कैसे मन करेगा, थोड़ा तुम वो बनाओ अच्छा, मतलब इन्वायरमेंट बनाओ। तो इन्वायरमेंट मैटर नहीं करता है, एक्चुअली प्रॉब्लम तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी का है। अंदरूनी तौर पे तुम वीक हो, अंदरूनी तौर पे हो सकता है तुम्हारे मिनरल्स की कमी, विटामिन की कमी हो गई है ना, या तुम्हारा जो माहौल हुआ अनहेल्दी है, या तुम्हारा हेडेक हो रहा है ना। हमारी बॉडी में कुछ भी हमारा इफेक्ट होता है ना, उस बेस पे हमारा जो बाहर का परफॉर्मेंस है, फिजिकल परफॉर्मेंस, उसमें कम फर्क पड़ता है। हम कमजोर भी होंगे, सर्दी होगी तो भी पढ़ने का मन नहीं करता है, राइट ना। थोड़ा भी कुछ फर्क आने पर हमारी पूरी बॉडी में फर्क आ जाता है। समझ में आया श्रद्धा? तो यहाँ पर भी साइंटिस्ट यही बोलना चाहता है कि कोई वोल्टेज ही बता सकता है कि किसी वायर में करंट की स्पीड कितनी होगी। तो यहाँ से एक बड़ा एवोल्यूशन आया, सारे साइंटिस्ट एकदम घबरा गए, बोले ओम ये क्या बोल रहे हो तुम। तो उसने जब ये प्रूव किया तो सब साइंटिस्ट लोगों ने क्लैपिंग की, वेरी गुड ओम, तुमने एक सही चीज, सक्सेस वाली चीज बता दी। और सब खुश हो गए और इस ओम्स लॉ को इतना ज्यादा अडॉप्ट किया कि आज अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है कहीं पर भी तो ये लॉ तो रहता ही रहता है। चाहे तुम इंजीनियरिंग में जाओ, चाहे तुम बीएससी करो, फिजिक्स पढ़ो आगे लेवल पे, तुम ये लॉ से बच नहीं सकते। ये लॉ हर जगह रहेगा, तो इस लॉ से लॉ कर लो, ठीक है श्वेता। अब मुझे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है तो सारी बात है, मैथमेटिक्स है तो उसकी जगह इक्वल लगाएंगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, आर है। आर क्या है, कांस्टेंट। आर कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कांस्टेंट। पर एक्चुअली वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं, वैसे वैसे यहाँ पे गलती से उसने सिंबल ले लिया, ऐसा बोलते हैं जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ा, पर तुम्हारी 10वीं की बुक में ये रेजिस्टेंस ही है, ठीक है।
तो यहाँ क्या लिखा है, ये जो रेजिस्टेंस है ना वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज को। अब यहाँ से याद रख लो, रेजिस्ट का मतलब क्या है, स्टॉप द फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, तो अभी यहाँ से यही याद रहना चाहिए, रेजिस्टेंस वो चीज होती है जो किसी करंट को रोकती है, स्टॉप करती है, ऑब्स्टिकल्स होती है। क्लियर। ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम्स होती है। ठीक है, रिप्रेजेंट द ग्रीक लेटर, ये ग्रीक लेटर से आया ओम, ये ऐसा सिंबल बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। अब मैं अगर देखो तो V इज इक्वल टू ये था, अब मैंने प्रोपोर्शनलाइट करना था, ये बन गया। अब मैं क्या करूंगा, R को इधर लेने चाहूंगा, I को इधर ले लूंगा, तो ये इक्वेशन बनेगी। यानी मैं एक ही चीज से वैरायटी ऑफ इक्वेशन भी बना सकता हूँ, है ना, घुमा फिराने से इक्वेशन बन जाएगी। समझ में आया श्रद्धा? तो अभी मैं अभी देखो जो फॉर्मूला बना है ना उसी के बेस पे यूनिट बनाई जाती है। तो बता दो, बहुत आसान है। वोल्ट का जो यूनिट होता है, वोल्ट का यूनिट वोल्ट ही होता है, और जो करंट का यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। देखो नीचे वही बना है ना। अब सिर्फ क्या किया है, 1 1 ले लिया। अगर मेरे को 1 ओम्स वैल्यू चाहिए किसी रेजिस्टेंस की, तो क्या करो, सबकी वैल्यू 1 1 ले लो। 1 रेजिस्टेंस को ओम से रिप्रेजेंट करते, तो रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, ओम से। ओके, तो रिमेंबर होगा, कहीं भी वोल्ट पर अपॉन मीटर दिखता है तो उसकी जगह तुम ओम्स भी लिख सकते हो। तो यहाँ से तुमको अभी अंडरस्टैंड हो गया कि किस तरह से साइंटिस्ट लोगों ने यूनिट क्रिएट किया। द करंट थ्रू द रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। नीचे देखो अभी कुछ डिफरेंस दिख रहा है तुमको। मैंने क्या किया, देखो फॉर्मूला क्या मिला, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो मैंने यहाँ पे जो R है उसको मैंने शिफ्ट किया इधर पे, और ये जो I है को मैंने शिफ्ट किया लेफ्ट साइड में, बरोबर। सिर्फ शिफ्टिंग किया, उससे देखो एक नया फॉर्मूला क्रिएट हुआ। ये फॉर्मूला भी कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, ये बोल रहा है ये जो करंट है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो कोई भी चीज अपाउंड में रहती है उसका मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे अभी पहले इसको देखते हैं। देखो ये R और ये दोनों एक ही लाइन में, राइट। इसमें कौन एक ही लाइन में नहीं है, नीचे वाला हिस्सा। इसका मतलब क्या होता है कि R और V बराबर है। समझ में आया? इसका मतलब ये होता है, पर I R और V के बराबर नहीं है। मैंने पहले भी बताया कोई भी चीज अपाउंड में होगी तो ऊपर वाले के अपोज में काम करेगी। जैसे अगर ये बढ़ती है तो ये घटेगी, तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है। I और V अभी बराबर हो गया, पर R डाउन आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर करंट और वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, जो कि करेक्ट बोल रहा है इक्वेशन। अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हो और तुम्हारा किसी वायर में करंट बढ़ता है, इसका मतलब क्या, उस वायर के अंदर रेजिस्टेंस है ही नहीं, है ना, या रेजिस्टेंस है कम है। अंडरस्टूड श्रद्धा? तो यहाँ पे जो भी इक्वेशन बनाई गई ना उसका कोई मीनिंग भी है, कोई भी चीज अननेसेसरी नहीं बनेगी। इधर रेजिस्टेंस डबल, यहाँ पे बोला अगर रेजिस्टेंस डबल हो जाए, डबल दैट मीन्स दे आर इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, द करंट गेट हाफ। फॉर एग्जांपल एक जगह से मान लो कि करंट आ रहा है 2 की स्पीड में करंट आ रहा है, और रेजिस्टेंस यहाँ पे मान लो डबल हो गया, मतलब दुगना और रेजिस्टेंस उस पर लग रहा है। तो ऐसे में तुम्हारा जो करंट है ना उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। मान लो उसकी अगर वैल्यू कुछ भी थी वो उतनी कम हो जाएगी जितना करंट रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ओके, इन मैनी प्रकार। यहाँ हाफ का मतलब भी क्लियर कर देते हैं। हाफ का मतलब क्या है कि मान लो अगर तुम 5 एम्पियर का करंट भेज रहे हो, तो हाफ का मतलब क्या होगा, 5 का हाफ कितना हो जाएगा, 5 का हाफ मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कितना हो जाएगा, 2.5, राइट ना। तो 2.5 का करंट हो जाएगा जब इस रजिस्टर पे जाएगा। अंडरस्टूड? A component used to regulate current without changing the voltage source is called variable resistance. तो variable resistance किसको बोलते हैं, वो जो without changing the voltage, a component used to regulate current, जो करंट को रेगुलेट करता है पर वोल्टेज को बिना चेंज किए। वोल्टेज कहाँ पे होगा, बैटरी का सोर्स, सेल का सोर्स, उसको बिना को छेड़छाड़ के, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस इज कॉल्ड रियोस्टेट। चलो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं। अभी ये रेजिस्टेंस वेरिएबल किसको बोलते हैं, ऐसे सिंबल बनाना है और इस पे ऐसा एरो बनाना है। ये ना एक बॉक्स होता है इस तरह का, मैं बॉक्स थोड़ा सा स्टाइल में, या मैं तुमको ब्राउजर में ही दिखा देता हूँ। सर ने ऑलरेडी देखो यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस बॉक्स, तो रेजिस्टेंस बॉक्स दिखता कैसे वो दिखाते थे। तो तुमको देखो, ये तुमने देखा है तुम्हारे लैब में, ये रेजिस्टेंस बॉक्स थोड़ा दिखाई दे रहा है तुमको ये पिक्चर। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स में देखो पिंस लगे हुए दिखाई दे रहे। अभी मान लो तुमको अगर रेजिस्टेंस क्रिएट करना होता है तो नीचे नंबर लिखे हुए 5000 2000, है ना।
बहुत सारे नंबर, ये सारे नंबर ना एक्चुअली रेजिस्टेंस को बता रहे हैं। मतलब ये ऐसा डिवाइस बनाया गया है जिसके जरिए हम अपनी मर्जी से किसी सर्किट के अंदर रुकावट पैदा कर सकते हैं। ठीक है, देखो कभी कभी रुकावट जरूरी भी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर डेली लाइफ एग्जाम्पल, तो देखो हम वासु को बहुत डांटे है ना सर लोग ने, मम्मी ने भी डांटे, डैडी भी खूब प्रेशर डालते, तो समटाइम हम लोग कितनी इतनी रोकथाम क्यों करते हैं पेरेंट्स टीचर, ताकि बच्चा पढ़े, है ना। तो कभी कभी रुकावट जरूरी भी होती है। तो बिल्कुल इसी तरह से कभी भी सर्किट में ना लोड ना आए, सर्किट खराब ना हो, उसके लिए कभी कभी रुकावट जरूरी होती है करंट के फ्लो में। तो वो रुकावट के लिए क्या करते हैं, रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं। इसमें अलग अलग नंबर होते हैं, अलग अलग नंबर अलग अलग रेजिस्टिविटी रखते हैं। जैसे 200 बहुत कम रेजिस्टेंस होगा, 10,000 बहुत ज्यादा होगा। जैसे ही ये पिन को मैं बाहर निकालूंगा, वैसे ही ये आप यहाँ पे कितनी की रुकावट आ जाएगी, 10,000 की रुकावट आ जाएगी। तो यहाँ पे उल्टा काम करता है, तुमको जितनी रुकावट रखना है उतना यहाँ से पिन निकालो बाहर, उस हिसाब से रुकावट आएगी इसमें। समझ रहे हैं कैसे काम करता है। अगर पिन पूरी लगी हुई है तो कोई रुकावट नहीं आएगी, पिन निकालना पड़ेगा। समझा श्रद्धा? दूसरा एक और वर्ड क्या आया था, रियोस्टेट, मैं उसका भी दिखा देता हूँ। रियोस्टेट, फिर वहां पे मैं बता दूंगा क्या चीज। रियोस्टेट, नहीं नहीं, बड़ा बॉक्स होता है वुडन का। मतलब तुम्हारा फिंगर है ना, तुम्हारा पूरा पाल्म पकड़ लो हाथ का। दूसरा ही रियोस्टेट होता है, ये भी अच्छे खासे साइज का होता है। ये तुम्हारा पूरा हाथ पकड़ लो, हम लोग 1 फुट नापते हैं ना, 1 फुट का होता है, या आधा फुट 1 फुट का होता है। इसमें ना ऐसे वायर लपेट, यस यस, इसमें क्या हर चीज में कॉइल होता है। अब एक अच्छी चीज तुमने जानकारी बोलती श्रद्धा, एक्चुअली रेजिस्टेंस बनाते कैसे, बहुत आसान होता है। देखो अभी मान लो कि करंट तो चीज ऐसा फ्लो होने वाली चीज है, बरोबर। अब मुझे करंट को रोकना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इधर पे इसको गोल गोल घुमाऊंगा, गोल गोल। हम लोग किसी के आदमी को गोल गोल कब घुमाते, ताकि वो बिजी हो जाए, बाहर ही ना निकल पाए, बरोबर। तो ऐसे हम लोग क्या करें, यहाँ पे गोल गोल क्यों कर रहे, ताकि जब इसमें करंट ज्यादा, समझे, जल्दी आ पाएगा बाहर नहीं। इसी को तो रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो कॉइल फॉर्म में ही तो रेजिस्टर बनते हैं ज्यादातर, समझ में आया। जहाँ पे ज्यादा कॉइल होगा ना, वहां पे करंट ज्यादा स्टॉप होगा। ये भी बिल्कुल रेजिस्टेंस का काम करता है, पर ये फ्लेक्सिबल है, ये फट फट काम करता है। इधर से यहाँ पुश करोगे ना, ऐसा ऐसा लेफ्ट राइट ये फिसलता है। जहाँ पे ज्यादा कॉइल होगा ना, वहाँ पे ज्यादा करंट स्टॉप होगा, और जहाँ पे कम कॉइल होगा ना, वहाँ पे कम करंट फ्लो होगा। इसके जरिए ना अपने को जितना करंट देना है ना किसी सर्किट में, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। इस पिक्चर में देखो दिखाया गया है किस तरह इसको बनाया गया है। अंदर क्या लपेटा हुआ है, कॉइल ही लपेटा हुआ है। समझ में श्रद्धा? तो ज्यादातर रेजिस्टेंस को जो बनाने का मेथड है उसमें कॉइल ही यूज किया जाता है। ठीक है, नॉट ऑल, मैक्सिमम। मैंने जो, क्योंकि मैंने खोल के भी इसको चेक किया था, तो जो मैंने पिक्चर दिखाया वही चीज है। तो यहाँ लिखा हुआ, इन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस इज कॉल्ड रियोस्टेट। अभी अभी पिक्चर मैंने दिखाया, ऑफन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब जाहिर है करंट को कंट्रोल करना, मतलब उसके अंदर के रेजिस्टेंस को अपने कंट्रोल में लाना, अपनी मर्जी से बदलना। We will now study about electric resistant conductor with the help of following things. आई होप दोनों समझ में आ गया होगा शायद। एक है रियोस्टेट और दूसरा है रेजिस्टेंस वेरिएबल। तो रेजिस्टेंस वेरिएबल को ऐसे बनाते हैं, मैं दोनों सिंबल बताऊंगा। इस पे ऐसा रेजिस्टेंस पे एरो बना देंगे, और रियोस्टेट को ऐसे बनाते हैं, ऐसे सब कंटिन्यू बनाते जाने का, और इस पे ऐसा एरो लगा देने का। ऐसा कुछ का समझ जाना ये क्या है, रियोस्टेट। अंडरस्टूड ना। अब यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। कहीं था नाइक्रोम वायर, अब देखो वर्ड ही लिखा है नाइक्रोम वायर, अभी भी पढ़ा था श्रद्धा। एक अलॉय है जो क्रोमियम निकल सबसे मिक्स होके बनता है। ये एक अच्छा खासा रेजिस्टर है। एक टॉर्च बल्ब है, एक 10 वोल्ट का बल्ब लगा हुआ है। टॉर्च भी है, 10 वोल्ट का बल्ब भी है। एमीटर है 0 to 5 रेंज का। एक प्लग की भी है स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, और कुछ कनेक्टिंग वायर भी। सेटअप करते हैं सर्किट में। सर्किट में मैंने एक ड्राई सेल लगा दिया। तो कोई एक से ज्यादा सेल लगे तो इसको मैं बैटरी बोल सकता हूँ कि नहीं श्रद्धा? ओके, बोल सकते हैं। ये क्या है, स्विच है अपनी। ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में क्या लगाने वाला हूँ मैं, नाइक्रोम वायर, राइट। ये देखो ये वायर है, मैं इसको यहाँ सेटअप कर दूंगा। ये एमीटर, इसका काम क्या है, करंट मेजर करने का। बैटरी से हमें क्या मिलता है, वोल्टेज मिलता है। मैं वोल्टेज पर, मैं वोल्टेज यहाँ पे चेक करने वाला हूँ, पता है ना। उसी के बीच में मैं एक बल्ब भी लगा दूंगा 10 वोल्ट का, ताकि देखना करंट जब फ्लो हो रहा है तो किस तरह से बल्ब में डिफरेंस आ रहा है। कंप्लीट अ सर्किट बाय कनेक्टिंग द नाइक्रोम वायर इन अ गैप एक्स वाई। चलो मैंने इस गैप में नाइक्रोम वायर लगा दी, डन। प्लग द की एंड नोट डाउन द एमीटर पिन, और प्लग की करो, ऑन करो। जैसे ऑन करेंगे
तो ये करंट फ्लो होगा। और चेक करो कि जब करंट फ्लो हो रहा है तो कितना इस रुकावट की वजह से बदलाव दिखाई दे रहा है, करंट के फ्लो में कुछ चेंजेस आ रहा है। टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग आफ्टर मेजरिंग द करंट। करंट मेजर करने के बाद वापस से बंद कर दो सर्किट को। रिप्लेस द नाइक्रोम, वापस से नाइक्रोम वायर को रिप्लेस करो। किससे रिप्लेस करने का यार, आगे लिखा है टॉर्च बल्ब से। टॉर्च पर क्लियर। अब मैं ये नाइक्रोम वायर निकालूंगा और इसकी जगह पे क्या लगाने का है, टॉर्च बल्ब लगाना। अंडरस्टूड श्रद्धा, एक्स वाई में ना रिपीट। अब सेम चीज रिपीट करना है, वापस से क्या मेजर करना है, करंट मेजर करना है। उसके बाद क्या करेंगे, टॉर्च बल्ब को लगा हटा के उधर पे क्या लगाएंगे, 10 वोल्ट का बल्ब लगाएंगे। अगेन क्या करेंगे, रीडिंग चेक करेंगे करंट में क्या डिफरेंस है। ऑब्जर्व द एमीटर रीडिंग इन ईच केस। ये एमीटर मशीन है, इसमें चेक करने का रीडिंग क्या है। आई होप समझ में आया हुआ एक्टिविटी क्या है। इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट। यहाँ से ये समझ में आया कि डिफरेंट कंपोनेंट के लिए करंट का बिहेवियर डिफरेंट होता है। इससे ये भी पता चला कि जो पाथ ऑफ फ्लो है इलेक्ट्रिक करंट का, वो अलग अलग कंपोनेंट के बेस पे, वो अलग अलग फ्लो के बेस पे, या बोल सकता हूँ अलग अलग कंपोनेंट के बेस पे उसको अलग अलग रेजिस्टिविटी भी मिल रही है, राइट। दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अन इलेक्ट्रिक सर्किट made by an electric current. तो जो the electron however are not completely free to move within a conductor, they are restrained by attraction of atom among which they move. Thus motion of electron through a conductor is retarded by its resistance. A component of given size that offer a low resistance is a good conductor. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो फ्री नहीं होता है, राइट। इनका डायरेक्शन डिपेंड करता है हमारे बैटरी सेल पर। सेल पे कहाँ से चार्ज करंट बहेगा, उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, हमें पता है ना। अगर करंट पॉजिटिव से बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से बहते हैं, और ये फ्री नहीं होते। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी लगाए तो ये उस डायरेक्शन में बहेंगे जो हम इसको सेल बहाएगा, राइट। तो ये फिक्स होते हैं। अब जो कंपोनेंट में रेजिस्टिविटी या तो ज्यादा भी आ सकती है या भी कम भी आ सकती है, तो वो डिपेंड करता है उसमें कंपोनेंट कौन सा लगा है। और मान लो कंपोनेंट बल्ब है तो रेजिस्टिविटी कम रहेगी। और मान लो नाइक्रोम का वायर है तो उसी के अंदर जो कंडक्टिविटी है वो अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज जो कंडक्टिविटी या किसी के करंट के फ्लो को डिस्टर्ब करती है या रोक सकती है, उससे ही रेजिस्टर बोलते हैं। अ कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर अ हायर रेजिस्टेंस इज अ पुअर कंडक्टर। अब बोलते जो वायर तुमने देखा होगा, बहुत सारे वायर के डिस्कस करते, कॉपर के अंदर, कॉपर तो अच्छा है, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड ले लो। गोल्ड के अंदर करंट फ्लो नहीं होता। तो क्यों नहीं होता है कि गोल्ड के अंदर एक ऐसा मटेरियल है जो बैड कंडक्टिविटी रखता है, यानी इसमें रेजिस्टिविटी इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड है कि इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो जितने भी इंसुलेटर होते हैं वो अच्छे रेजिस्टेंस होते हैं, क्यों, क्योंकि करंट को फ्लो ही नहीं करवा पाते। अब आते हैं फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, तो वो सारे फैक्टर देखते हैं। कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ सेल, एमीटर, नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ एंड प्लग। इसके अंदर सब कुछ दिया हो रहा है कि सर्किट को कंप्लीट करो। तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, कुछ अजीब सा बिहेवियर तरीके से लिखा हुआ है। चलो ना प्लग तक की नोट द करंट इन एमीटर। इसको ऑन करो स्विच को और देखो एमीटर में कितना करंट जा रहा है। ओके, रिप्लेस द नाइक्रोम वायर बाय अनदर नाइक्रोम वायर। अब यहाँ पे जैसे मान लो एक नाइक्रोम वायर लगा हुआ है, ठीक है, तो बोल रहा है अभी दूसरा जो नाइक्रोम वायर है ना, उससे इसको रिप्लेस करो। यहाँ पे बहुत सारे टाइप के नाइक्रोम वायर है ना, देखो ना, अगर इसको मैं सही से बनाऊँ तो कुछ इस तरह से बना हुआ है, राइट। इसको आप यहाँ कनेक्ट करेंगे, फिर थर्ड को कनेक्ट करेंगे, फिर फोर्थ को कनेक्ट करेंगे, अंडरस्टूड। और हम हर एक को कनेक्ट करके मुझे क्या चेक करना है, करंट का फ्लो कैसा हुआ, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर अभी देखो कुछ मजे की बात है। इस वायर की जो लेंथ है ओके ओके, राइट। तो इसमें जो रेजिस्टिविटी है वो मैं मान लेता हूँ थोड़ी कम रहेगी। दूसरे वायर को देखो तो ये थोड़ा बैंड है, पर अगर मैं इसको ओपन करूँ तो इसकी लेंथ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसकी लेंथ डबल है इसकी लेंथ से, सेकंड वाले की। तो जाहिर बात है इसमें जो रेजिस्टिविटी है वो देर तक होगी। थर्ड केस में क्या हो रहा है, थर्ड केस में लेंथ तो सेम है पर थिकनेस ज्यादा है, मतलब इसका एरिया ज्यादा है। अगर एरिया ज्यादा है तो भी तो ट्रबलिंग ज्यादा रहेगी। और सेकंड केस में देख रहे हैं, सेकंड केस में सब कुछ नॉर्मल है। तो इस केस में और इस केस में जो करंट के फ्लो है उसमें फर्क आएगा, यानी एरिया, लेंथ और एरिया, इन दोनों पर भी हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। समझ में आया। जब एक नया फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, अंडरस्टूड। It is observed that the ammeter reading decreased to 1/2 when the length of the wire is double. देखो फर्स्ट
factor L length. Emitter rating is increased when thicker wire of same material and same length is used in circuit. यहाँ पे एक करेक्शन है, थिकर वायर यूज करोगे तो एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो करंट के लिए ज्यादा जगह मिलेगी, ज्यादा जगह मिलेगी तो ज्यादा करंट फ्लो होगा, है ना। तो थिकर वायर से करंट ज्यादा बढ़ गया है और लेंथ सेम ही है. अ चेंज इन एमीटर रीडिंग इज ऑब्जर्व व्हेन अ वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ सेम लेंथ. दूसरा एक और वर्ड यहाँ पे क्या है, मटेरियल भी डिपेंड करता है कि आपका करंट बहेगा कि नहीं. तो यहाँ पे तीन चीजें, लेंथ, एरिया एंड मटेरियल. कौन से टाइप का कॉपर का वायर है, कौन सा है, ठीक है. ये सब चीज से आपके करंट के फ्लो में रुकावट आएगी या करंट बहुत अच्छा बहेगा, उस पर असर पड़ेगा. ओम्स लॉ क्या बोलता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड ऑन फर्स्ट ऑन इट्स लेंथ, सेकंड एरिया, थर्ड मटेरियल. तो तीन चीज याद रखना है. क्या अच्छा रहता, पहला चीज तुम्हारा मटेरियल कौन सा, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, उससे भी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है. दूसरा लेंथ कितनी है, ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा है तो ज्यादा रेजिस्टिविटी, कम है तो कम होगी. और दूसरा एरिया पर भी निर्भर करती है. पर अगर थिकर वायर लोगे तो अभी देखो कोई भी जो वायर होता है वो वायर सर्कुलर ही होता है ना, उसका डायमीटर देखो सर्कुलर होता है, इस तरह से वायर होता है ना. अगर वायर गोल है तो उसका एरिया होगा, राइट. एरिया जितना ज्यादा होगा वो उसके रेडियस पे डिपेंड करता है. नहीं, रेडियस अगर बढ़ा तो वायर का सर्कुलर पार्ट भी बढ़ा, अगर सर्कुलर पार्ट बढ़ा तो करंट की क्वांटिटी ज्यादा उसमें समा सकती है, ज्यादा क्वांटिटी आएगी तो जाहिर बात है उसकी रेजिस्टिविटी घटेगी. इसलिए एरिया को नीचे लिखा है क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब रेजिस्टेंस और लेंथ बढ़ेगी तो एरिया घटेगा, कम होगा. अंडरस्टूड. अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके ये अपने कंडीशन पर एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के डेंसिटी का रो का सिंबल लगाया. ये रो क्या है, ये रो रेजिस्टिविटी को ही रिप्रेजेंट करता है. अब रेजिस्टिविटी का सिंबल के फॉर्मूला कैसे बनेंगे, बहुत आसान है. ये ए और एल को लेफ्ट साइड ले लो तो ये हो जाएगा ए अपॉन, समझ में आया. तो ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन गया. इसके ऐसा यूनिट क्या है, तो रो मीटर है. रो मीटर क्यों है, रेजिस्टेंस और ये लेंथ एरिया मीटर से रिप्रेजेंट होता है ना, इसे रो मीटर. ओके, ये मीटर हो गया. एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर हो गया. तो एक एक मीटर करके अपने को ये यूनिट मिल जाएगी. इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल द मेटल एंड अलॉय हैव वेरी लो रेजिस्टेंस इन द रेंज. यहाँ पे बता रहे जो मेटल होता है ना और अलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो काफी कम होती है. कितनी कम होती है, 10⁻⁸ ओम से 10⁻⁶ ओम. माइनस मतलब 0.0 कितना, 6 टाइम्स 0, मतलब बहुत कम हो गई. दे आर गुड कंडक्टर, इसलिए इनको गुड कंडक्टर बोलते हैं. इंसुलेटर लाइक रबर ग्लास की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10⁻12 से 10⁻17 ओम्स होती है, जो कि बहुत ज्यादा रुकावट है, जिसकी वजह से इनको बैड कंडक्टर बोलते हैं. हाँ, पर कुछ इंसुलेटर या कुछ टाइप के मेटल ऐसे होते हैं जिनको टेम्परेचर देने पर इनकी जो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है. तो कुछ टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है कि आपका जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा होगा या कम होगा. ठीक है. Table 12.2 reveals that the resistivity of alloy generally higher than the its constituent made by metals. Alloy do not oxidize radially at high temperature. For this reason, they are commonly used in electrical heating. यहाँ पे नीचे कुछ टेबल दिया है जिसके अंदर बताया कि मेटल से ज्यादा अलॉय अच्छे होते हैं क्योंकि इनके अंदर कंडक्टिविटी ज्यादा बेटर होती है. ठीक है, ज्यादा अच्छे फीचर देने लग जाते हैं. तो इसके एग्जांपल तो मैं डेली लाइफ देता हूँ. जैसे हम राइस खाते हैं, हाँ श्रद्धा, तो राइस अनहेल्दी होता है, पता है. ज़्यादा राइस खाएंगे तो फैट होता है. पर वही जगह इडली खाते हैं, हम राइस खाते हैं, बरोबर श्रद्धा. तो राइस हेल्दी है क्या, नहीं, फैट होता है. पर उसी जगह हम इडली भी खाते हैं, इडली हेल्दी है पर इडली भी तो चावल से ही बनती है. तो दोनों का कॉम्बिनेशन का फर्क है ना. इसको बनाने में हम लोग ने बहुत सारी चीजें मिक्स की है. तो बिल्कुल उसी तरह से मान लो राइस मेटल है और इडली क्या है, अलॉय है, इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स करके बनाए. तो सिर्फ प्योर होगा तो अनहेल्दी है, पर जब उसको मिक्स करके बनाया तो वो चीज की क्वालिटी बढ़ गई. बिल्कुल यहाँ पर भी वही हो रहा है. जब मेटल प्योर होता है तो उसकी कंडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती, पर जब उसको मिक्स करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बेहतरीन हो जाती है. राइट. इंसुलेटर तो वर्थ ही होता है, ये अच्छा रेजिस्टेंस होता है. ये वीक होता है, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे. तो हमारे घर में देखो कभी कभार हमारा जो ट्यूबलाइट है, फैन का जो बटन है गर्म हो जाता है. ये गर्म क्यों हो रहा है, वो प्योर मेटल से बना है. बिकॉज हीटिंग होगी, अगर हीटिंग होती है तो वो मेटल खराब होगा. मतलब हमें पता है घर की चीज खराब होती है अगर वो गर्म होती है. जैसे मेरा लैपटॉप गर्म हो गया तो मैं कैसे बंद कर दूंगा, मोबाइल गर्म हो गया हम बंद करते थे, क्यों, हमें पता है कि गड़बड़ हो रही है, अंदर लगता कुछ करंट का फ्लो में डिस्टर्बेंस आ रहा है, हैकिंग होगी, ब्लास्ट भी हो सकता है. ये ब्लास्ट क्यों हो रहा है, रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टेंस को बताता है. समझ में आया. तो अब आगे बढ़ते हैं.
हम लोग ने यहाँ पे पूरे रेजिस्टेंस को समझ लिया, एक न्यूमेरिकल भी दिख रहा है, देख लिया हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन, करंट पता करना है, 220 वोल्ट वोल्टेज दिया हुआ है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, हाउ मच द करंट, वापस से वही चीज लिखी है। अच्छा ये ए है, ए में देखो क्या दिया, आई वी आर, आई पूछा है तो हमारे पास फॉर्मूला आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, राइट ना, ऐसी कुछ फॉर्मूला है ना, नीचे ही देख लेता, देखो सेम फॉर्मूला है कि नहीं, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अब फॉर्मूले में मुझे वी भी दिया है आर भी दिया है, वैल्यू पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो तुम देख सकते काफी इजी न्यूमेरिकल्स है, राइट श्वेता, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट 12.4 पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, ये वी मतलब वोल्टेज दिया हुआ है, एम्पियर का मतलब करंट दिया हुआ है, व्हाट करंट विल बी हीट एंड ड्रॉन बाय द पोटेंशियल, वापस एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे रिलेशन आ रहा है, 2 बार वी आई 2 बार वी आई है, राइट, 2 बार वी है 2 बार आई है, तो यानी यहाँ पे रिलेशन आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे को वी और आई दिया हुआ है तो मैं आर के फॉर्मूले के जरिए रेजिस्टेंस पता कर लूंगा। सेकेंड बार वापस में मैं क्या करूंगा, आई इज इक्वल टू वी अपन आर लूंगा, इसमें ये आर की वैल्यू पुट करूंगा और पता क्या करना है मुझे, पोटेंशियल डिफरेंस की पहली वाली वैल्यू नहीं डालूंगा, करंट की वैल्यू डालूंगा और आर की डालूंगा। समझ में, सर मैंने गलत बोल दिया, क्या पता क्या करना है, करंट पता करना है सॉरी, तो वी की वैल्यू डालेंगे और आर की वैल्यू डालेंगे, आई की नहीं डालेंगे। तो जो आएगा हमारे को फाइंड कर आंसर वो आएगा करंट का। ओके, नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ दी हुई है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, इफ द डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर अगर दिया है तो रेडियस भी निकाल सकते हैं, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, 0.2 का 0.3 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.15, राइट ना, तो ये रेडियस आ गया। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी में तो रो पूछ रहा है वो, एट दैट टेम्परेचर प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ वायर, तो पहला चीज ना गिवन निकालने आना चाहिए रहता, ठीक है। उसके बाद फाइंड क्या करना है, रेजिस्टिविटी रो, रो का फॉर्मूला मेरे को याद है ना, कुछ ऐसी था ए अपॉन एल। अब चेक करो सारी चीजें दी है क्या, डायमीटर दिया है, अगर डायमीटर दिया तो मुझे ए का फॉर्मूला भी पता है, ए क्या होता है पाई आर स्क्वायर, राइट ना, तो मैं वो फॉर्मूला लिख के यहाँ पे देखो नीचे क्या लिखा है, पाई डी स्क्वायर लिखा है, पाई डी स्क्वायर, ठीक है, वो यूज करके सॉल्व कर सकता हूँ। अंडरस्टूड, इतने सारे एग्जाम्पल्स है, तो मैं चाहता हूँ श्रद्धा तुम गो थ्रू कर लेना, अब चैप्टर खत्म भी नहीं हुआ ना यार अपना, तो ये वाला भी गो थ्रू कर ले क्या, चलो ले गए। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ, एक वायर है जिसका लेंथ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, हैज अ रेजिस्टर 4 ओम, दैट मींस R is equal to rho L upon A is 4 ohm. What would be the resistor of another way of same material having length L upon 2 and area of cross section is 2A. तो काफी कॉम्प्लिकेट है, पहले का रेजिस्टर ये दिया है, दूसरे में जो लेंथ है वो L upon 2 है, तो लेंथ नहीं लिखेंगे L upon 2 लिखेंगे, एरिया 2 है तो 2A लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 upon 4 रो L upon A। अब क्या करेंगे, हमें पता है दोनों सेम मटेरियल है तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, तो दोनों बराबर होंगे, तो दोनों बराबर है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में L upon A रो सेम है, तो ये पार्ट कट गया, तो बचा क्या, R2 is equal to 1 upon 4 R1, राइट। R1 कितना दिया है, R1 की वैल्यू दी है क्या, यस, R1 देखो दिया है 4, अगर मैं यहाँ 4 रखता हूँ तो 1 upon 4 into 4 कितना हो जाएगा 1, समझ में आशा कैसे किया। ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस कंडक्टर डिपेंड, बहुत सारे फैक्टर है, पहला लेंथ है, एरिया है, मटेरियल है ना, ये 3 फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस वायर डिपेंड करता है। विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर, यस, थिक वायर है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ज्यादा चार्ज वहां पे स्टोर हो सकते हैं तो ज्यादा करंट फास्ट फ्लो होगा। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट while the potential difference across the two ends of the component decreases to the half of the for what change will occur in the current through it। ये तो थोड़ा मेरे को क्वेश्चन इतना अंडरस्टैंड हुआ है। वायर कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड बाय अनोलॉय, अलॉय इसलिए बनाते हैं ताकि ज्यादा अच्छी कंडक्टिविटी दे, इसका मैंने एग्जांपल दिया था राइस और इटली का, राइट। यूज द डेटा इन द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग, विच अमंग आयरन एंड मर्क्यूरी इज अ बेटर कंडक्टर, कौन ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, जाहिर बात है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें चार्ज इजिली स्मूथली फ्लो होंगे, जिसमें रेजिस्टिविटी कम होगी वो अच्छा कंडक्टर रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे आयरन लेगा बिकॉज आयरन सॉलिड होता है और मर्क्यूरी लिक्विड होता है, पर मेटल में आयरन अच्छी कंडक्टिविटी देता है।
विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, कौन सा मटेरियल बेस्ट कंडक्टर होता है, तो कॉपर को बोल सकता हूँ, है ना, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, आयरन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर सकते हैं. रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम रेजिस्टर. In the preceding section, we learn about some simple electric circuit. We have noticed how the current through a conductor depend upon its resistance and the potential difference. Okay. In various electrical gadgets, we often use resistance in various combinations. We now therefore intend to see how Ohm's law can be applied to combination of resistors. There are two methods of joining the resistance together. Show in electrical circuit in which three resistors having resistance R1, R2 and R3 are joined into it. Here are the resistors are said to be connected in series. इधर पे क्या बोल रहा है कि हमने प्रीसीडिंग सेक्शन में सिंपल सर्किट देखा और रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो डिपेंडेंसी था या एक दूसरे पे जो डिपेंड है वो देखा. अब हम लोग क्या करेंगे, इसी रेजिस्टर का इस्तेमाल करके कॉम्बिनेशन बनाएंगे. एक कंडक्टिंग सर्किट है, इसको हम जानबूझ के हमने रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन बनाया. अब हम लोग ओम्स लॉ को इस रेजिस्टर की थ्योरी में अप्लाई करके हम लोग इस सर्किट की स्टडी करेंगे. ठीक है, तो हम लोग अलग अलग तरीके से रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे वोल्टेज और करंट में क्या चेंज है. ओम्स लॉ की स्टडी का मतलब क्या होता है, वोल्टेज और करंट की स्टडी करना, राइट. ये देखना है कि रेजिस्टेंस में क्या क्या चेंजेस करता है अलग अलग कनेक्शन. तो यहाँ पर पहला लिखा है कनेक्टेड इन सीरीज. अभी ये जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. तो पहला सर्किट सिंपल है, एक से ज्यादा सेल लगाए गए, पॉजिटिव नेगेटिव है, स्विच लगाया गया है और करंट ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव है, बीच में एमीटर लगाया ताकि करंट नोट कर सके. उसके बाद एक दो तीन रेजिस्टर लगाए, तीनों का नाम R1, R2, R3 है. इसका मतलब क्या है कि हो सकता है एक 10 ओम हो, दो सबकी वैल्यू एक जैसी हो, नॉट कंपलसरी, हो सकता है एक की ज्यादा एक की कम हो, राइट. उसके बीच में ओल्ड विंटर लगाया ये देखने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस में कितना फर्क आ रहा है. ओके, अब जारी बात है. अब मान लो कि वासु लेके जा रहा है साइकिल, ठीक है, और अपने एरिया में तो तुमको पता है कितने खड्डे हैं रोड पे बारिश की वजह से. ठीक है, तो जैसे ही वासु ने साइकिल ऐसा भगाया तो वहीं के बीच में एक स्पीड ब्रेकर आ गया, ऐसा मोटा स्पीड ब्रेकर. फिर उसके आगे ना वापस से स्पीड, एक आगे एकदम खड्डा रहेगा, फिर थोड़ी सा आगे में और खड्डा. और जाहिर बात है वासु को पहले ही पता चल गया कि भगाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ट्रबल आते ही रहेगा आगे चल चल के, बरोबर ना. तो वासु के पास इतना तो दिमाग रहेगा कि उसको आगे क्या करना है, उसको फायर ब्रिगेड बनना है ना, तो इतनी तो सोच वो लगा सकता है ना. तो वो क्या करेगा, उस साइकिल को स्लो ही चलाएगा. ऐसा क्यों कर रहा है, तो मान लेते हैं पहला जो ऑब्स्टिकल है वो R1, दूसरा ऑब्स्टिकल R2 है और तीसरा ऑब्स्टिकल R3. जब ए ऑब्स्टिकल था तो उसने वहीं पे रुका के स्पीड बढ़ा सकता था, पर प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद दूसरा ऑब्स्टिकल आने वाला. तब वासु को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू स्पीड स्लो रखनी पड़ेगी. इसका मतलब क्या हुआ, हर ऑब्स्टिकल मिलकर एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, एक बड़ा सा बोल सकते हैं रुकावट पैदा कर दी, है ना. तो यहाँ पर वासु ने क्या कैलकुलेशन किया कि सारे को उसने ऑब्जर्व किया, उसको आगे वाला भी ऑब्स्टिकल दिख गया एडवांस में, तो बोला यहाँ तो बहुत ज्यादा ही खराब रोड है, हमें ऐसे ही वर्ड यूज करते हैं ना. तो यहाँ पर भी बिल्कुल सर्किट में भी वही हो रहा है. अगर तुम किसी रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो एक तरह से ये सारे रेजिस्टर आपस में कंबाइन होकर अपनी जो रुकावट है उसको बढ़ा देंगे. मान लो पहला रेजिस्टेंस 10 ओम्स है, दूसरा भी 10 ओम्स है, तीसरा भी 10 ओम्स है. अब साथ में कनेक्ट है तो सब ऐड हो जाएंगे, ऐड होने में कितना आएगा 30 ओम्स. 30 ओम्स की रुकावट है यहाँ पे, समझ में आया श्रद्धा. तो 30 ओम्स रुकावट आएगी जिसकी वजह से करंट के फ्लो में को बहुत बाधा होगी. ठीक है, ऐसा कनेक्शन हमारे घर में नहीं किया जाता है. आपने को प्रॉब्लम क्या आएगी, मान लो इसकी जगह मैं बल्ब लगा देता हूँ, ठीक है, इधर पे बल्ब लगाया, यहाँ पे भी बल्ब लगाया, यहाँ पे भी बल्ब. अब बताओ क्या सारे बल्ब का ग्लो एक जैसा होगा क्या, क्या सारे बल्ब का जो ग्लो है एकदम अच्छा रहेगा या कमजोर रहेगा. ऑफकोर्स इनके करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गए सीरीज की वजह से तो इनका ग्लो वीक हो जाएगा क्योंकि हर एक जगह पे जाके करंट इक्वली बढ़ रहा है. मान लो अगर यहाँ से मान लो तुमने 10 वोल्ट दिया, मान लो सॉरी 8 वोल्ट दे दिया, मान लो श्रद्धा, तो 2 वोल्ट यहाँ पे बटेगा, 2 वोल्ट यहाँ पे बटेगा, 2 वोल्ट ऐसा ऐसा बटेगा. एक्चुअली 6 ले लेता हूँ ज़्यादा अच्छा है, 6 वोल्ट बांट रहा हूँ तो 2-2 वोल्ट इक्वली बटेंगे सारे बल्ब में. नहीं ग्लो अच्छा आएगा क्या, नहीं, क्योंकि 6 वोल्ट पहुंच ही नहीं पा रहा है इंडिविजुअल बल्ब में. समझ में श्रद्धा रेजिस्टिविटी कैसे काम कर रही है. तो सीरीज में हमेशा नुकसान ही होता है. हम नेक्स्ट कनेक्शन में आते हैं पैरेलल. अच्छा श्रद्धा, अगर तुमने घर में देखा होगा तो घर में जो कनेक्शन होता है वो सीरीज होता है या पैरेलल होता है. सीरीज मैंने पहले ही दिखा दिया,
तो मैं ऐसा कभी प्रॉब्लम आया कि जैसे तुमने लाइट चालू की, फैन चालू की, एक और घर की लाइट चालू की, तो जैसे दूसरी लाइट की चालू की, ये लाइट बल्ब ब्लर हो गई, कम हो गया उसका पावर? नहीं ना, सब इंडिविजुअल। तो इसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। पैरेलल में कैसे लगाते हैं? एक के ऊपर एक लगाते हैं। पैरेलल का मतलब क्या, ज्योमेट्री में एक लाइन है, दूसरी लाइन के नीचे ही, तो मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल, यही बोलते हैं ना पैरेलल। तो यानी मैंने क्या किया है कि हर एक रेजिस्टेंस को इंडिविजुअली एक्स और वाई से जोड़ा है। समझ में आया? R1 को भी पर्सनली अटैच किया है, R2 को भी पर्सनली अटैच किया है, R3 को भी पर्सनली अटैच किया है। इसका मतलब क्या है, देखो मैं वापस समझाता हूँ। वासु वाली एग्जांपल ले लेते हैं। अब वासु को तो पता चल गया कि ये कनक्के वाली जो रोड है वो खराब है, बरोबर। अब उसको क्लासेस भी आना है, जो कि वासु को फायर ब्रिगेड का कोर्स करना है, यानी उसको इतनी तो अक्ल है कि अगर ये रोड खराब है तो उसके बाद और भी रोड का ऑप्शन, एक रोड अंदर से भी जाती है, वहां से भी वो स्टेशन रोड पे पहुंच सकता है। ये कनक्के वाली रोड है, और एक रामदेव वाली रोड भी है, बरोबर ना। अब उसको पता है यहाँ पे खड्डे वाली रोड है, तो वो क्या करेगा, ऑप्शन बनाएगा, मैं काम करता ये या तो ये रोड यूज करता हूँ। समझ में आया श्रद्धा? तो ये क्या करेगा, ये रोड पे नहीं चलेगा, बोले अरे यहाँ तो खड्डा है, मैं ये रोड से जाता हूँ। तो यहाँ पर उसको पर्सनली सारी रोड का अलग अलग ऑप्शन मिलता है। अंडरस्टूड? तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे ही नहीं हो रहा, यहाँ पे अलग अलग रास्ते बन गए। अगर अलग अलग रोड बनी है तो अलग अलग रोड की ऑब्स्टिकल भी अलग अलग ही होगी। क्या वासु यहाँ पर चलेगा तो दूसरी रोड की फीलिंग उसको नहीं आने वाली, बरोबर। यहाँ पे जाएगा तो इस रोड की प्रॉब्लम उसको नहीं पता चलेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर भी जब तुम अलग अलग रुकावट लगाओगे तो उसका असर कमजोर हो जाएगा। अब इसको ऐड नहीं कर सकता मैं, समझ में आया? क्योंकि ये अलग हो गई ना, सारे पाथ अलग अलग हो गए। अंडरस्टूड? मान लो ये 10 है, ये 10 है, तो ये सब 10 इंडिविजुअल इन पे काम कर रहे हैं। तो एक्स और वाई से अगर मैं ये रास्ता पकड़ता हूँ R1 वाला, तो इसको 10 ओम का ही रुकावट मिलेगी। अगर मैं ये पकड़ता हूँ तो भी 10 ओम की रुकावट मिलेगी, ये पकड़ता हूँ तो भी 10 ओम की। फिर सब इंडिविजुअल लगे हैं ना, इसी वजह से यहाँ पर जो रुकावट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको बोलते हैं सेपरेट। ये कनेक्शन का ऐसा बोल सकते हैं जैसे आज के टाइम पे सबको सेपरेट चाहिए, घर चाहिए, है ना। मैं फैमिली के साथ नहीं रहूंगी, मैं सेपरेट रहूंगी। जैसे अगर तुम श्रद्धा शादी करते हो तो तुम क्या बोलोगे अपने हस्बैंड का, मेरे को सेपरेट रहना है, मैं आप तुम्हारी मम्मी के साथ नहीं रहूंगी, बहुत चिल्लाती हूँ मेरे को, है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आजकल के ऐसे सेपरेट फैमिली का मेथड हो गया। ये पैरेलल सीरीज कनेक्शन भी उसी चीज को एक्सप्लेन करता है, सेपरेशन को। सबका कनेक्शन अलग करो, और सबका सेपरेशन कनेक्शन करेंगे तो सबके बल्ब का जो ग्लो होगा वो कैसा होगा, इंडिविजुअल करंट जा रहा है ना, तो इंडिविजुअल जो करंट जाएगा तो उनका ग्लो कैसा होगा, अच्छा होगा ना। अंडरस्टूड श्रद्धा? पैरेलल बोर्ड नीचे उसका डेरिवेशन दिया होगा। तो ये मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। अभी मैं एक एग्जांपल पूछने वाला हूँ। एक बच्चा है, वो एक नॉर्मल बैटरी लिया और उसने दो बल्ब को सीरीज में कनेक्शन किया। फिर दूसरा बच्चा आया, उसने वही जो दो बल्ब थे उनको पैरेलल में कनेक्शन किया, एक के ऊपर एक, मतलब दोनों को इंडिविजुअल कनेक्शन दिया उसने वायर को बैटरी से। तो बताओ किसमें बल्ब ज्यादा ग्लो होगा, सीरीज वाले में या पैरेलल वाले में? चलो एग्जाम्पल लेते, ये वासु है ये, और ये तुम श्रद्धा हो, तो बताओ कौन सही है, वासु ने सही कनेक्शन किया या श्रद्धा ने, किसमें बल्ब ज्यादा ग्लो होगा?